नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं बिंदुसार। इसके पिछले वीडियो में आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप इसके पिछले वीडियो को दाइए और चंद्रगुप्त मौर्य देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य अगर आप देखिएगा तभी बिंदुसार आपको समझ में आएगा। तो आइए बिंदुसार के बारे में आपको हम समझाते हैं। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था यानी मौर्य वंश जो था वह घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का नींव डाला था। मौर्य साम्राज्य का नींव तो घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य डाल दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में मात्र 24 साल शासन किया और 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य अगर मर गया तो उसका उत्तराधिकारी तो उसका पुत्र होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार की आज हम बात करने जा रहे हैं। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। बिंदुसार को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा गया है। अगर बिंदुसार की बात करें तो इसे जैन ग्रंथों में शीसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? शीसेन। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शीसेन के नाम से पुकारा गया। याद रखिए, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शीसेन कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया। और यूनानी किताबों में इसे अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का विनाश। अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला। शत्रुओं का विनाश। बिंदुसार की पत्नी थी जिसका नाम था शुभद्रांगी। बिंदुसार के पत्नी का नाम था शुभद्रांगी। बिंदुसार के 3 पुत्र थे। इतना पहले याद कीजिए। बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में बैठा। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? शीसेन कहा जाता है। बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा जाता है? भद्रसार कहा जाता है। और यूनानी किताबों में इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला। अगर बिंदुसार की पत्नी की बात करें शुभद्रांगी, बिंदुसार के 3 पुत्र थे। पहला पुत्र था सबसे बड़ा जिसका नाम था सुशील। बिंदुसार का दूसरा बड़ा पुत्र था अशोक। और बिंदुसार का तीसरा जो पुत्र था उसका नाम था तीस। जिसके शासन काल में आप तीसरी या कुछ बहुत संगति हुआ था। तो आप याद रखिएगा, अशोक बिंदुसार के 3 पुत्र कौन कौन? सुशील, अशोक और तीस। कोई दिक्कत? कह रहा है कि बिंदुसार के दरबार में एक यूनानी राजदूत भारत आया था। जैसे आप देखे होंगे कि एक राजदूत आया था अशोक के दरबार में, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगास्थली। ठीक उसी प्रकार डाइमेकस नामक एक राजदूत जो चंद्रगुप्त बिंदुसार के दरबार में आया था। और वह किसका राजदूत था? एंटियोकस एक राजा थे यूनान का, उसका राजदूत था। यानी एंटियोकस याद रखिएगा, एंटियोकस ने अपने दरबार में से एक राजा को भेजा भारत में, ताकि भारत और यूनान के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो अच्छा हो जाए। और एंटियोकस ने के दरबार में आया था जिसका नाम था डाइमेकस। उस समय लोग कैसे आते थे? पैदल आ गए, जहाज से आ गए, चलते पैदल आ जाते थे। तो आप याद रखिएगा, एंटियोकस जो था वह एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस जो था वह बिंदुसार के दरबार में आया था। बहुत सारे विद्वानों का कथन है कि बिंदुसार ने अपने जीवन में एक भी साम्राज्य को नहीं जीता। लेकिन एक विद्वान है तारानाथ, वह कहते हैं कि नहीं, बिंदुसार ने अपने समय में 16 राज्यों का विजेता था। यानी तारानाथ के अनुसार, किसके अनुसार? तारानाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था।
बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कौन बताया? तारानाथ ने बताया। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बताया था? बिंदुसार ने बताया, तारानाथ ने बताया था। बिंदुसार 29 वर्ष तक शासन किया। बिंदुसार का शासनकाल कैसा रहा? 29 वर्ष तक। बिंदुसार के 3 पुत्र कौन कौन थे? सुशील था, अशोक था और तीस था। तारानाथ बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। और तारानाथ कौन था? तो एक ही भैया बौद्ध धर्म पर किताब लिखने वाला एक व्यक्ति था। एंटियोकस नामक एक राजा ने डायमेकस को भेजा। डायमेकस कौन था? डायमेकस जो था वह किसके दरबार में आया था? डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बताया था? तारानाथ ने। बिंदुसार कितने साल तक शासन किया? 29 वर्ष तक शासन किया। कितने साल तक शासन किया? 29 साल तक। बिंदुसार के राज्यों का संचालन करने की जिम्मेवारी चाणक्य को थी। अभी तक जिंदा है, देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य में भी जिंदा था, अभी भी है। यानी बिंदुसार के राज्यों का संचालन कौन करता था? चाणक्य करता था। बिंदुसार के राज्यों का संचालन करने की जिम्मेवारी चाणक्य को थी। बिंदुसार के राज्यों के संचालन करने की जिम्मेवारी किसको थी? चाणक्य को थी। बिंदुसार ने के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हो गया। यानी बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हो गया? तक्षशिला। और तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। यानी बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। और तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले बिंदुसार ने किसे भेजा था? सुसीम को भेजा था। याद रखिएगा कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तो भाई विद्रोह होगा तो सबसे पहले बड़े बेटे को भेजेगा। तो उसका बड़ा बेटा था सुसीम, तो सबसे पहले सुसीम को भेजा। लेकिन सुसीम ने उस विद्रोह को दबा नहीं पाया, बल्कि उस विद्रोह को बढ़ा दिया। और उस विद्रोह को जब सुसीम से नहीं संभला तो जो बिंदुसार था उसने अपने दूसरे पुत्र को भेजा, जिसका नाम था अशोक। अशोक ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को आसानी पूर्वक दबा। अशोक ने तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, एक बड़े गुणवान व्यक्ति था अशोक, और इसने तक्षशिला में हुए विद्रोह को आसानी पूर्वक दबा दिया, जिसके कारण लोगों के मन में बिंदुसार का उत्तराधिकारी सुसीम न होकर मन में अशोक आ गया। यानी लोगों को अब लगने लगा कि सुसीम बड़ा बेटा जरूर है, लेकिन बड़ा बेटा होने के बावजूद यह राजा लायक नहीं है। राजा लायक कौन है? अशोक है। तो लोगों को लगने लगा कि अशोक ही उत्तराधिकारी हो, जिसके कारण इन लोग दोनों में आपसी तनाव भी होना शुरू हो गया। चलिए, तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए, तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक पहले सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम से नहीं विद्रोह दबा तो फिर किसको भेजा? अशोक को भेजा। बिंदुसार ने 29 वर्ष तक शासन किया। किस साल तक शासन किया? 29 साल। और बिंदुसार जो था इसकी मृत्यु 269 ईसा पूर्व में हो गई। यानी बिंदुसार की मृत्यु कब हो गया? 269 ईसा पूर्व। बिंदुसार के मरने के बाद भाइयों में लड़ाई होना एकदम वाजिब था, क्योंकि बड़ा भाई सुसीम था। बिंदुसार की मृत्यु 269 ईसा पूर्व में हो गई। बिंदुसार के मरने के बाद भाइयों में लड़ाई एकदम निश्चित था। तो सुसीम और अशोक में गद्दी के लिए लड़ाई होने लगा। अशोक ने अपने सारे भाइयों को कत्ल कर दिया और 269 ईसा पूर्व में अपने भाइयों को कत्ल करने के बाद बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। कोई दिक्कत? बात तो समझ में आ रहा होगा आपको। आइए अब आगे बढ़। आइए, बिंदुसार जो था यह आजीवक संप्रदाय को मानता था। याद रखिएगा कि बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय। यानी बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय, जिसके संस्थापक मखली गोसाल है। याद रखिएगा कि बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय। 269 ईसा पूर्व में बिंदुसार के मृत्यु का बाद इसका उत्तराधिकारी अशोक हुआ। अब अगले वीडियो में अशोक की कहानी हम आपको बताएंगे। पूरे बातों को एक बार, जैसा कि हम हर दिन पूरे बातों को बताते हैं, वैसे ही आज पूरे बातों को बताते हैं। सुनिए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गया। उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश का था। बिंदुसार जो था इसे 16 राज्यों का विजेता तारानाथ ने बताया था। बिंदुसार की पत्नी का नाम सुब्दरांगी था। बिंदुसार के 3 पुत्र थे, अशोक, सुसीम और तीस था।
बिंदुसार ने अपने जीवन में 29 साल तक शासन किया। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में शीर्षेन, वायु पुराण में भद्रसार और यूनानियों की किताबों में अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब शत्रुओं का विनाशक। बिंदुसार के शासन काल में एक यूनानी राजदूत भारत आया था जिसका नाम था डाइमेकस। डाइमेकस एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस का राजदूत था। ऐसा माना जाता है, बहुत सारे इतिहासकारों ने माना कि बिंदुसार अपने पिता द्वारा जीते गए साम्राज्य से ज्यादा या नहीं जीत पाया, लेकिन तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बतलाया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ और इन दोनों विद्रोहों को उसके बड़े बेटे सुसीम ने नहीं दबा पाया और इस विद्रोह को अशोक ने आसानी पूर्वक दबा दिया। बिंदुसार का शासनकाल 29 साल तक रहा। 269 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गया और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। उम्मीद करते हैं आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद हो गया होगा। अगर आपको याद हो गया तो आप जरूर कमेंट करके बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, हमेशा हंसते रहें। कभी भी जीवन में कोई कठिनाई आए फिर भी खुश रहें। जीवन में हमेशा लोगों को जीवन एक तरह सा नहीं होता है, कभी दुख कभी सुख, तो इसको झेलना है और हमेशा खुश रहें। कभी भी जीवन से निराश ना हो, जीवन को बढ़िया से एंजॉय करके जिए, क्योंकि और एक अच्छे इंसान जरूर बने। अगर आप नौकरी भी ले लें लेकिन फिर भी सब चीज़ों से बेहतर है कि आप एक अच्छा इंसान बनिए और यह बहुत ज़रूरी है। चलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखें, पढ़ें लिखें, हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे आपके लिए और हम हर दिन आपको 1 वीडियो 2 वीडियो डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैथ का वीडियो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैथ का वीडियो नहीं डाल रहे हैं सर। मैथ का वीडियो डालने के लिए हमको थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि मैथ का क्वेश्चन लिखने में बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैथ का वीडियो अभी नहीं डाला पा रहा है। स्मार्ट बोर्ड जैसे ही हम लेंगे मैथ का प्रत्येक दिन वीडियो डालेंगे। और अभी क्लास नहीं खुलेगा, सभी लोगों को सूचित कर दे रहे हैं कि लोगों को लग रहा था कि क्लास 1 जुलाई से खुलेगा, पर कोरोना महामारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, प्रतिदिन 18 से 20,000 के बीच केस आ रहे हैं, कभी खुलना मुश्किल है। सरकार का गाइडलाइंस का हम लोग पालन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त से शायद क्लास खुले और यही उम्मीद के साथ आज यहीं तक रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।